एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन एफएफ। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए माय स्टोरी यू आर माइन के पार्ट 5 को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। एंड आपके प्यारे प्यारे कमेंट से बहुत अच्छा लगता है, करेजमेंट मिलती है नए नए पार्ट्स लाने की। जो लोग भी कमेंट करते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। तो आइए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने बहुत कुछ देखा था, वीइंग और वांग जी का पास्ट जो कि जियांग ने चेंगशाओ को बताया था। उसके बाद वीइंग का अचानक जिन्स के हाउस को ट्रेवल करना, वांग जी की वो हालत देखना, वही तीसरी बात वांग जी का मना करना कि वो जिन्स के साथ बिजनेस ना करे, और उसके बाद वांग जी का बेहोश होना और वीइंग का वांग जी को कहीं पर लेके जाना। तो आइए अब देखते हैं आगे। वांग जी धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है। पहले तो उसका विज़न क्लियर नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उसका विज़न क्लियर हो रहा था वो अपने चारों तरफ देख रहा था। वो जहाँ पर था वो रूम उसका फेमिलियर नहीं था, वो इस जगह को नहीं जानता। जब उसका विज़न पूरी तरह क्लियर हो जाता है तो वो अपनी नज़रों को चारों तरफ घुमाता है। वो बेड पर था और जिस रूम में था वो रूम बहुत ही छोटा था और कोजी था। लेकिन वांग जी यहाँ कभी नहीं आया। वो यहाँ आया कैसे, यही सोचकर वो सोचने लगता है कि पहले उसके साथ क्या हुआ, और धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आने लगता है। विजान ने उसे फिर से मार्क किया था। जैसे ही उसे ये याद आता है उसका हाथ अपने आप ही अपने नेक पर चला जाता है और एक सेटिस्फेक्शन स्मेल उसके लिप्स पर आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो याद करता है इसके बाद उसे एक और सीन याद आता है, विजान का जिन्स को कहना कि वो इंगेजमेंट करना चाहता है। यही सुनकर वो ब्रोक हो जाता है। अगर वीन इंगेजमेंट कर रहा है तो फिर उसने उसे फिर से मार्क क्यों किया? ये मार्क 5 साल और रहता और फिर उसके बाद फेड हो जाता। एक ओमेगा का अल्फा मार्क 10 साल तक रहता है, उसके बाद वो धीरे धीरे फेड होना स्टार्ट हो जाता है। अगर वीन इंगेजमेंट कर रहा है तो उसने उसे फिर से मार्क क्यों किया? यही वो सब सोच रहा था, लेकिन अभी उसे इस जगह से बाहर निकलना था। वो नहीं पता कि वो कहाँ है, वीन उसको कहाँ लेकर आया है। यही सोचकर वो बेड पर से उठता है और बाहर की तरफ जाने लगता है। जब वो रूम से बाहर निकलता है तो बहुत सारी सीढ़ियाँ उसका वेलकम करती है। वो उन सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे जाने लगता है और इस बीच वो घर को भी देख रहा था। ये एक कॉटेज लाइक घर था और बहुत ही कोजी और कंफर्टेबल था। ये भले ही बड़ा या महंगा एक्सपेंसिव ना हो, पर यहाँ पर एक अजीब सी वार्मथ थी। यही सोचते हुए वांग जी सीढ़ी से नीचे उतरता है तो उसे किचन में से कुछ आवाज़ आने लगती है। ये सोचकर वो पहले तो थोड़ा सा डर गया था, लेकिन उसके बाद उसने किचन में जाने का डिसाइड किया। तो उसने देखा कि कोई पर्सन शायद खाना बना रहा है। पहले तो उस पर्सन की पीठ वांग की तरफ थी, इसलिए उसको समझ नहीं आया कि ये कौन है। लेकिन जैसे ही वो पर्सन कुछ चीज़ लेने के लिए हिला, वांग जी अपनी जगह पर ही फ्रोज हो गया, क्योंकि वो वीइंग था। वांग जी ने अपने माइंड में सोचते हुए कहा, वीइंग? क्या वीइंग यहाँ मुझे लेके आया है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है? यही सोचकर उसने वीइंग की तरफ देखा, जिसका ध्यान शायद खाना बनाने में था। पर फिर उसने डीप ब्रीथ ली और वो किचन की तरफ गया। वो किचन के एंट्रेंस पर खड़ा होकर उसने वीइंग से पूछा, वीइंग, हम कहाँ हैं और तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? वीइंग ने वांग जी की आवाज़ सुनी, लेकिन वो वांग जी की तरफ घुमा नहीं। उसने बिना घूमे ही वांग जी से कहा, जाओ और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ, डिनर रेडी हो चुका है, अगले 5 मिनट में मैं डिनर लगा दूंगा। ये सुनकर वांग जी ने वीइंग की तरफ देखा। उसे यहाँ से निकलना था। उसे टाइम का भी पता नहीं चल रहा था कि टाइम कितना हुआ है। अगर वो थोड़ा सा भी लेट हुआ तो वो जानता है कि जिन मेंशन में स्ट्रॉम आ सकता है, और वो अभी कुछ भी सहने के लिए तैयार नहीं है। उसकी बॉडी पहले से ही बहुत वीक है। इसलिए उसने फिर से अपना करेज इकट्ठा किया और वीइंग की तरफ देखा और कहा, पर हम हैं कहाँ वीइंग, और तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? ये सुनकर वीइंग अपने एक्शन से रुक गया। उसने घूमकर वांग जी की आंखों में देखा और अपनी अल्फा वॉइस का यूज़ करते हुए कहा, तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती? मैंने कहा कि जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं 15 मिनट में डिनर
रेडी करके लेकर आ रहा हूँ। इसके अलावा मुझे अब और कोई सवाल नहीं चाहिए। समझ में आया ओमेगा? ये सुनकर वांग जी ने ना चाहते हुए भी बस नोट कर दिया और वो डाइनिंग टेबल पर बैठ गया, क्योंकि विंग क्या कि सच में बहुत डेंजरस लग रही थी। विंग जी से कहा था लगभग 15 मिनट बाद वो डिनर लेकर आ चुका था और वहाँ सर्व कर चुका था। उसने पहले वांग जी को सर्व किया, उसके बाद वो वांग जी के पास वाले की चेयर पर बैठ गया और फिर उसने खुद को सर्व किया। उसके बाद वो दोनों डिनर करने लगते हैं। पर वांग जी थोड़ा सा हेजिटेट था, वो जैसे खाना खाने में हेजिटेट कर रहा था। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, खाना खाओ। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और फिर से अपने करेज को इकट्ठा करते हुए कहा, वी तुम ये क्यों कर रहे हो? हम है कहाँ और टाइम क्या हुआ है? ये सुनकर विंग ने डीप ब्रीथ ली और वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, लिसन लंजा, अभी मेरा मूड ख़राब नहीं है, तो प्लीज़ मेरे मूड को ख़राब करना बंद करो। जैसा मैंने कहा है वैसा करो और चुपचाप खाना खाओ। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ थोड़ी देर तक देखा। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं, लेकिन उसके बाद वांग जी बस नोट करता है और खाना खाने लगता है। जैसे ही वो पहला बाइट अपने माउथ में रखता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो खाना सच में बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। और यही सोचकर वांग जी एक थॉट में चला जाता है। जब वो लोग कॉलेज टाइम में थे तब विंग बिल्कुल भी अच्छा खाना बनाना ही नहीं जानता था। पूरी भी फैमिली विंग को किचन के अंदर तक नहीं जाने दे सकती थी, क्योंकि सब लोग जानते थे कि विंग किचन को डिस्ट्रॉय करके ही रखता है। लेकिन उस दिन वांग जी का बर्थडे था, इसीलिए विंग ने वांग जी के लिए अपने हाथों से केक बनाने का डिसाइड किया। सबके मना करने के बावजूद भी वो किचन में गया। लेकिन जैसा कि सब जानते थे, अगले आधे घंटे में जब घर वाले देखने गए कि विंग करके रहा है, तो उन लोगों को लगभग मिनी हार्ट अटैक आते हुए बचा, क्योंकि पूरा किचन बर्बाद हो चुका था। लेकिन वहाँ विंग के फिर फेस पर स्माइल थी, हाथ में केक था। उसे नहीं फर्क पड़ रहा था कि उसने पूरे किचन को बर्बाद कर दिया है। सारे बर्तन सिंक में फैले हुए थे, फ्लोर ज़मीन पर गिरा हुआ था और विंग के फेस पर लगा हुआ था वो चॉकलेट जिससे उसने केक बनाई थी, वो भी आधी तो गैस पर ही फैली हुई थी। और ये देखकर उस दिन मैडम यू ने विंग को बहुत ज़्यादा डांटा था। लेकिन वांग जी ने जब वो केक खाया तो भले ही वो कैसा भी बना हो, लेकिन उसने विंग की मेहनत को देखकर वो खुश था कि उसका अल्फा उसकी रिस्पेक्ट करता है, उससे इतना प्यार करता है कि वो उसके लिए कुकिंग सीखने के लिए तैयार है। यही सोचकर उसने विंग की तरफ देखा जो चुपचाप अपना खाना खा रहा था। उसके बाद लगभग आधे घंटे बाद वो दोनों अपना डिनर करके उठते हैं। विंग वांग जी के सामने से उन प्लेट्स को उठाता है, उनको वॉश करने लगता है। उनको वॉश करने के बाद जब वो वापस लिविंग रूम में आता है, अब वांग जी का बहुत हो चुका था। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग, तुम जो चाहते थे वो हो चुका है, प्लीज़ मुझे जाने दो। मेरा भाई मेरे घर पर वेट कर रहा है, प्लीज़। ये सुनकर विंग की आंखों में गुस्सा था, उसकी आंखें लाल हो रही थी। वो वांग जी की तरफ बढ़ने लगा और विंग की आंखें इतनी डेंजरस और डार्क थी कि वांग जी पीछे की तरफ जाने लगा। विंग वांग जी की तरफ हर कदम को बढ़ा रहा था और वांग जी उन्हीं कदमों को पीछे ले रहा था और एटलीस्ट वो जाकर लिविंग रूम के सोफे से टकराया और वहीं पर अचानक बैठ गया। विंग ने अपने हाथों को उसके दोनों साइड रखा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वेट कर रहा है? तुम्हारा भाई? कौन सा भाई? वो भाई जो पिछले 5 साल से पैरालाइज्ड है, जो कोमा में है? या फिर तुम्हारे फादर जिनके एक्सीडेंट में पिछले 5 साल पहले मौत हो चुकी है? आखिर कब तक तुम मुझसे और झूठ बोलने वाले हो लंजा? हाँ, क्या मैं इतने से सच के भी लायक नहीं हूँ? क्या हमारे रिश्ते में इतना सा ट्रस्ट नहीं था कि तुमने मुझे कुछ नहीं बताया? और यहाँ तक कि तुम अभी भी मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो जब मैं सब कुछ जानता हूँ। ये सुनकर वांग जी क्या शौक में बड़ी हो गई। उसने अपने कांपते हुए होठों से पूछा, तो तुम जानते हो, लेकिन कैसे? ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना स्टूपिड हूँ कि मुझे पता नहीं चलेगा मेरा ओमेगा क्या फील करता है? तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें अपने ऑफिस केबिन में बुलाया था और तुम्हें अपनी बाहों में कैच किया था? उसके 1 दिन पहले, सॉरी उसके 2 दिन पहले तुम्हारे साथ जो हुआ वो मुझे फील हुआ था। क्या तुम भूल गए कि तुमने भी मुझे मार्क किया है? सिर्फ मैंने ही तुम्हें मार्क नहीं किया।
उस दिन तुम पेन में थे, लेकिन 2 दिन बाद तुमने अपने फेस पर ऐसे एक्सप्रेशन रखे जैसे तुम्हारे साथ कुछ हुआ ही ना हो। आखिर तुम चाहते क्या हो लेनवांग जी मुझसे? हाँ, एक बार पहले भी तुम मुझे बिना बताए चले गए और अब तुम मुझसे कुछ शेयर ही नहीं करना चाहते। क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या मैंने तुमसे प्यार करने में कोई कमी रख दी? क्या मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे पाया जो शायद तुम्हें मिलनी चाहिए थी? आखिर क्यों लेनवांग जी? आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब ये सुनकर वांग जी की आंखों में आंसू आ चुके थे। उसने विंग की तरफ देखा और नाम में अपना सिर हिलाया। विंग ने डीप ब्रीथ ली और वो सोफे पर बैठ गया और अचानक ही उसने कुछ ऐसा किया कि वांग जी की ब्रीथ एक पल के लिए तो उसकी हलक में आ गई। उसने वांग जी को लगभग अपनी लेब में खींच लिया और फिर से उसकी आंखों में देखते हुए कहा जैसे वो उसको हिप्नोटाइज ही कर रहा हो, मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, उस दिन जब तुम मेरे केबिन में आए थे तो मैंने तुम्हारी शर्ट में एक मिनी कैमरा रखा था। इसकी वजह से तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उस दिन मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैं उसी समय तुम्हारे पास आना चाहता था, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं उस समय तुम्हारे पास जाता तो मैं कुछ नहीं कर पाता और मैं तुम्हारे भाई की जान को खतरे में डाल सकता था। लेकिन अब तुम मेरे साथ हो और लंजा, आई स्वेयर, अगर अब तुमने मुझसे झूठ बोला तो तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। तुम्हारे पास एक चांस है, मुझे शुरू से सब कुछ जानना है। इन 5 सालों में तुम्हारे साथ क्या हुआ है, और ये मेरा वार्निंग नहीं है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लंजा। मैं बहुत कुछ सह सका हूँ इन 5 सालों में, अब मुझ में हिम्मत नहीं है। मैं जितना स्ट्रॉन्ग दिखता हूँ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। प्लीज़, पिछले 5 सालों में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मुझे बताओ, मुझे जानना है। मैं तुम्हारा एल्फा हूँ, फॉर गॉड सेक मुझे जानने का हक है। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग की आंखों में आंसू थे और वांग जी भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने विंग को बस हक कर लिया और वो बहुत बुरी तरीके से रोने लगा अपने इमोशंस को। पिछले 5 सालों के बाद वो अब किसी को शायद दिखा रहा था। वो रोने लगा और बस एक ही वर्ड उसके माउथ से निकल रहा था, आई एम सॉरी। इसके अलावा उसके माउथ से बस हिक्कप्स और सोब निकल रहे थे। वो सुबक रहा था। लगभग 15 मिनट तक रोने के बाद अब वो धीरे धीरे काम डाउन हो रहा था। उसने खुद को विंग की नेक से अलग किया और विंग की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी विंग, आई नो मैंने तुम्हें पिछले 5 साल में बहुत दुख दिया है, लेकिन मैंने ये सब इंटेंशनली नहीं किया। मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन शायद फेथ मेरे साथ नहीं था। उसने हम दोनों को अलग कर दिया। उस दिन हमारी फेयरवेल के दिन मैं बहुत खुश था। मुझे तुम्हें कुछ बताना था और मैं जानता था कि जब तुम्हें ये चीज़ पता चलेगी तो तुम बहुत खुश होगे। मुझे तुम्हारे फेस के वो एक्सप्रेशंस देखने थे, लेकिन शायद भगवान वो नहीं चाहता था। मैं तुम्हारे कॉल का वेट कर रहा था क्योंकि तुमने कहा था कि तुम मुझे पिक करने आने वाले हो, लेकिन उसकी जगह मुझे किसी और का कॉल आया और मुझे पता चला कि मेरे अंकल और गगा का एक्सीडेंट हो चुका है। वो लोग हॉस्पिटल में हैं। उस दिन मेरा पूरा वर्ल्ड बर्बाद हो गया था विंग। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं तुम्हें कॉल करना चाहता था, लेकिन उस वक्त मैं इतना टूट चुका था कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। मैं उसी समय वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल गया, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल पहुँचा जो मुझे पता चला वो मुझे तोड़ने के लिए काफ़ी था। मेरे फादर मुझे छोड़कर जा चुके थे और मेरे ब्रदर कोमा में जा चुके थे। वो कब होश में आने वाले थे ये किसी को नहीं पता था। मैं पूरी तरह टूट चुका था। मेरी फैमिली एक दिन में बर्बाद हो चुकी थी। मैं बहुत खुश था उस दिन, लेकिन मेरी सारी खुशियाँ बर्बाद हो गई। मैं टूटा हुआ था और मेरी ऐसी ही हालत का फ़ायदा उठाकर मेंग्याव ने मुझसे एक पेपर पर साइन करवाया। मैं उस वक्त इतना टूटा हुआ था कि मैंने उस पेपर को देखना तक ज़रूरी नहीं समझा। ऐसे ही 2 से 3 दिन बीत चुके थे। मैंने अपने फादर का फ्यूनरल किया और शिशनगा को हमारे घर लेकर आ गए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि शिशनगा हॉस्पिटल से ज़्यादा अगर घर के माहौल में रहेंगे तो वो ठीक होंगे। इसीलिए हम उन्हें घर लेकर आ गए। लेकिन 2 दिन बाद जब मैं अपने रूम में था, उस वक्त मैं तुम्हें कॉल करना चाहता था, लेकिन हमारे कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज़ हमारे पास आए। वो मेरे फादर के ट्रस्टेड एम्प्लॉयज़ थे। वो कंपनी के लिए फेटेड हमारी कंपनी के लिए ईमानदार थे।
वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मुझे लेन कंपनी के ऊपर टेक ओवर ले लेना चाहिए। लेकिन मैं उस समय स्टेबल नहीं था, मेरे इमोशंस मुझ पर हावी हो रहे थे और जिस हालत में मैं था मेरे इमोशंस और ज़्यादा मेरे साथ खेल रहे थे। मैंने उनको कहा कि मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं ये सब जानता तक नहीं। तभी उन्होंने मुझसे कहा कि वो मेरी मदद करेंगे क्लेन कंपनी को फिर से स्टेबलाइज करने में। लेकिन अगर उन्होंने वो कंपनी मेंग्याओ या फिर जिन्स के हाथों में छोड़ी तो लेन कंपनी बर्बाद हो जाएगी, वो डूब जाएगी। और उसके बाद उन एम्प्लॉय से मुझे कुछ बताया कि मेंग्याओ ने पिछले सालों में कितना सारा घोटाला उस कंपनी में किया है। मेरे काका और अंकल के होते हुए भी तो अगर अब वो दोनों नहीं हैं तो मेंग्याओ उस कंपनी के साथ क्या कर सकता है, यही वो सोच भी नहीं सकता था। इसीलिए मैं तैयार हुआ और मैं अगले ही दिन कंपनी के लिए निकला। लेकिन वहाँ पर मेंग्याओ था और CEO की चेयर पर जिन गोंगशान बैठा था। मैंने जब उससे कहा कि ये चेयर मेरी है, मैं आज से लेन कंपनी का CEO खुद को अनाउंस करता हूँ। ये सुनकर वो दोनों मुझ पर हंसने लगे। उसके बाद मेंग्याओ ने मुझे वो पेपर दिखाया जिस पर उन्होंने मुझसे साइन लिया था। और ये देखकर मेरी आंखें और ज़्यादा बड़ी हो गई, क्योंकि उस पेपर में जिस पेपर पर मैंने साइन किया था वो पेपर लेंस की प्रॉपर्टी का था। चूँकि मेरे अंकल और शिचेनगा अब उस हालत में नहीं थे कि वो कुछ कर सकते, इसीलिए लेंस का इकलौता हायर मैं बचा था और इसका फ़ायदा मेंग्याओ ने उठाया। मेरी टूटी हुई हालत का फ़ायदा लेकर उसने मुझ पर साइन करवाया। उस पेपर में था कि आज से लेन कंपनी जिन्स को बिलोंग करती है, वो जिन्स के अंडर आती है, इसीलिए जिन्स जो चाहे वो लेन कंपनी के साथ कर सकते हैं। एंड इसमें और भी था कि लेन कंपनी का जिन्स पर बहुत बड़ा कर्जा है, जिन्स से लेन कंपनी ने बहुत बड़ा कर्जा ले रखा है और ये उन्हें चुकाना होगा। वो कर्जा बहुत बड़ा था भी, मैं सोच भी नहीं सकता था और मैं सब जानता था, क्योंकि मैं अपने अंकल और शिचेनगा को जानता हूँ। वो बहुत हार्ड वर्किंग हैं, वो कर्ज ले ही नहीं सकते। लेकिन उस दिन उन दोनों के फेस देखकर मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं अकेला था। उसके बाद मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मेंग्याओ ने मुझसे मेरा फ़ोन ले लिया। यहाँ तक कि उस कर्ज को चुकाने में हमारा लेन मेंशन तक नीलाम हो गया। उसके बाद मेंग्याओ ने दुनिया के सामने सिंपैथी दिखाने के लिए गा को अपने घर ले गया और मुझे भी। लेकिन शुरू से ही उस घर में मेरे साथ कोई अच्छा बिहेव नहीं हुआ। जिशुन की वो लस्टफुल गेज, यांगजी की वो नफरत भरी नज़रें और मिस्टर और मिसेस जिन का वो मॉकिंग बिहेवियर। मैं टूट रहा था लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन मेरे पास एक होप थी, होप कि कोई है मेरे पास। ये बोलकर उसने विंग की तरफ देखा, लेकिन शायद उन लोगों से यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम्हें पता है विंग, उस दिन मैं तुमसे क्या कहना चाहता था? मैं तुमसे कहना चाहता था कि तुम फादर बनने वाले थे। हमारे फेयरवेल के एक दिन पहले ही मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और ये सुनकर जब मुझे पता चला था मैं बहुत खुश था और मैं तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता था। लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ, हमारे प्यार की निशानी। मैं तुम्हें बता तक नहीं सका। मैं जानता था कि तुम मुझसे गुस्सा होगे, क्योंकि मुझे पता चला था कि तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज करने के लिए बहुत सारे डेकोरेशंस और अरेंजमेंट की है। मैं खुश था और मैं तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन उसके बाद मुझे मौका ही नहीं मिला तुमसे बात करने का। और रही बात मेरे बेबी की, उस घर में जाने के बाद से ही उन लोगों ने मुझे किसी सर्वेंट से भी लो ट्रीट करना स्टार्ट कर दिए। यहाँ तक कि वो सर्वेंट्स को भी अच्छी तरह से ट्रीट करते थे। मैं प्रेग्नेंट था, ऊपर से मुझे ठीक से खाना तक नहीं देते थे। फिर भी मैं स्ट्रॉन्ग बना रहा, लेकिन आखिर कब तक? मेरी बॉडी धीरे धीरे फेड हो रही थी। मैं प्रेग्नेंट था, मुझे न्यूट्रिशन की ज़रूरत थी, लेकिन उन लोगों ने कोई मर्जी नहीं दिखाई, ये जानते हुए भी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उन लोगों ने मैंने उससे कभी नहीं कहा कि मेरा ख्याल रखें, लेकिन एटलीस्ट वो मुझे खाना तो दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो मुझसे पूरे घर का काम करवाते, इससे भी मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जिन जिशुन की वो लस्टफुल गेज, उससे मुझे नफरत होती थी। मुझे खुद से ही डिस्गस्ट फील होने लगा था।
और यहाँ तक कि नहीं, पहले वो मुझे सिर्फ बुरी नज़रों से देखता था, उसके बाद वो मेरे रूम में आने लगा, अपने फेरोमोन से मुझे टॉर्चर करने लगा। तुमने मुझे मार किया था विंग, इसीलिए वो मेरे पास तो नहीं आ सकता था, लेकिन वो अपने फेरोमोन से मुझे कंट्रोल करना चाहता था, और इसी का फ़र्क हमारे बेबी पर पड़ा। मेरे अल्फ़ा के अलावा जब किसी और अल्फ़ा के फेरोमोन्स मेरे बॉडी में गए तो उसने बेबी को बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट किया। फिर भी मैं कैसे भी जिंदा था, अपने बेबी का मैं ख्याल रख रहा था। लेकिन उस दिन जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, यांग जी ने जानबूझकर ये बोलकर कि वांग जी शांत हो गया। उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, अब उसके माउथ से वर्ड्स ही नहीं निकल रहे थे। वीन ने वांग जी की तरफ देखा और उसकी वेस्ट में हाथ डालकर उसकी पीठ को सहलाने लगा, जैसे उसे अश्योर कर रहा हो कि वो उसके साथ है। वांग जी ने वीन की तरफ देखा और कहा, उस दिन उसने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। मैंने बहुत कोशिश की वींग हमारे बेबी को बचाने की, लेकिन मैं नहीं बचा सका। मैं पहले ही बहुत वीक था और उस दिन मेरा मिसकैरेज हो गया, लेकिन उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैंने सब कुछ खो दिया वींग। अब तो मेरे पास तुमसे मिलने तक का कोई रीज़न नहीं था। अगर तुम्हें पता चलता कि मैं तुम्हारे बेबी तक को सेफ नहीं रख पाया तो तुम मुझसे और ज़्यादा नफरत करते। इसीलिए उसके बाद मैंने तुमसे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। और उसके बाद मुझे एक दिन जियांग मिला। उन्होंने जब मुझे बताया कि तुम मुझसे नफरत करते हो, उस दिन मैं और ज़्यादा टूट गया। उसने मुझे ये भी बताया कि तुम अब मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। मुझे नहीं समझ आया कि मैंने तुम ऐसा क्या किया है। हाँ, मैं जानता हूँ मैं उस दिन फेयरवेल में नहीं आया, लेकिन मुझे लगा कि तुम मुझे ढूंढ लोगे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी भी। इन जिन्स ने उस एक्सीडेंट को कुछ ऐसा पोर्ट्रेट किया कि सिर्फ डेड की मरने की खबर टीवी पर आया। उसके अलावा शिजनगा के साथ किया हुआ ये किसी को पता तक नहीं चलने दिया। उसके बाद लेन कंपनी सिर्फ जिन्स के अंडर आ गई और धीरे धीरे इन 5 सालों में लेन कंपनी का नामो निशान तक मिट गया। लेन फैमिली को लोग भूल चुके हैं पूरी तरह से। उसने फिर से विंग की तरफ देखा और कहा, आई एम सॉरी विंग, मैं अपने बेबी को तक नहीं बचा पाया। मैं कैसा फादर हूँ। तुम सही करते हो, तुम मुझसे नफरत रीज़न की वजह से करते हो। मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर सकता था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। मैं किसी काम का नहीं हूँ। ये बोलकर उसकी आंखों से बस आंसू बह जाते और विंग उसी पल से टाइटली हक कर लेता है। वांग जी ने उसे हक करते हुए कहा, मैं वीक हूँ विंग, मैं बहुत वीक हूँ। मैं कुछ नहीं कर पाया। ना मैं अपनी फैमिली को बचा पाया, ना मैं अपनी बेबी को बचा पाया, ना मैं अपने रिश्ते को बचा पाया। मैं कुछ नहीं बचा पाया विंग। मैं बहुत वीक हूँ, बहुत वीक। ये सुनकर विंग ने वांग जी के बालों को सहलाते हुए कहा, नहीं लंजा, तुम वीक नहीं हो, बल्कि तुम तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हो जिससे मैं अपनी पूरी लाइफ में मिला हूँ। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ भी हुआ, फिर भी तुम खड़े रहे अपनी फैमिली के लिए, अपने शिचनगा के लिए। तुम मेरी नज़रों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हो लंजा। तो तुम खुद को कभी वीक करने की गलती मत करना। समझ में आया तुम्हें? और रही बात बेबी की, भले ही हमने उसे खो दिया हो, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमारे बीच रहेगा। हाँ, मुझे डिसअपॉइंटमेंट है कि तुमने मुझे नहीं बताया। एटलीस्ट तुम मुझे फ़ोन कर सकते थे, लेकिन मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो कुछ भी नॉर्मल थिंग्स नहीं थी। और मुझे भी तुम्हें ढूंढना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे लेटर की वजह से मैं तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाया। आखिर तुमने मुझे वो लेटर क्यों भेजा लंजा? ये सुनकर वांग जी ने अपने फेस को विंग के नेक में से निकाला और विंग की तरफ देखते हुए कहा, कौन सा लेटर विंग? मैंने तुम्हें कोई लेटर नहीं भेजा। यह सुनकर विंग की आंखें बड़ी हो गई। उसने कहा, तो तुमने हमारी फेयरवेल पार्टी के दिन कोई लेटर नहीं भेजा? लेकिन उसमें तुम्हारी हैंड राइटिंग थी लंजा, मैंने ठीक से चेक किया था। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, मैंने कोई लेटर नहीं भेजा विंग। अगर मुझे तुम्हें लेटर ही भेजना होता तो मैं तुम्हें कॉल कर सकता था। मैं तुम्हें लेटर क्यों भेजूँगा? यह सुनकर विंग की आंखें बड़ी हो गई। वहीं वांग जी सच में बहुत ज़्यादा थक चुका था। अपने इमोशनल आउटबर्स्ट के बाद वो थक चुका था। उसने अपने हेड को विंग की चेस्ट पर रख लिया और फिर अपनी बहुत ही वीक वॉइस में पूछा, उस लेटर में क्या था विंग? और तुम्हें वो लेटर किसने दिया था? यह सुनकर
वीइंग की पकड़ वांग जी पर टाइट हो गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू बह गए। वीइंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, उस लेटर में लिखा था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। पिछले 4 सालों से तुम मेरे फीलिंग्स के साथ बस खेल रहे हो। तुम्हें कोई चाहिए था जब तक तुम चाइना में थे, इसीलिए तुमने मुझे चुना क्योंकि मैंने तुम्हें इंटरेस्ट दिखाया, और नहीं तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते। यहाँ तक कि उस लेटर में ये तक लिखा था कि तुम किसी और से प्यार करते हो, यहाँ तक कि तुम कोरिया सेटल होने वाले हो उस पर्सन के साथ अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने वाले हो। और जब मैंने मार्क के बारे में सोचा था तो उस लेटर में वो भी लिखा हुआ था। तुमने कहा कि ये मार्क तो 10 साल में फेड हो जाएगा, उसके बाद इसका अल्फा मतलब तुम्हारा अल्फा उसे फिर से मार्क कर देगा और उसे अपना बना लेगा, और इससे तुम्हारे अल्फा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा था, इसीलिए मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश कभी नहीं की, और यह कहूँ कि की, लेकिन मैंने तुम्हें चाइना में ढूंढने की कोशिश नहीं की। मैंने तुम्हें कोरिया में ढूंढने की कोशिश की। मैंने इन 5 साल में पूरे कोरिया को छान मारा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले, और इसलिए मैं फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि मुझे लगा कि तुमने उस लेटर में भी मुझसे झूठ बोला है कि तुम कोरिया गए हो, बल्कि तुम कोरिया में थे नहीं, तुम तो चाइना में थे लंजा। आई एम सॉरी, मैंने उस लेटर पर बिलीव किया, लेकिन वो हैंड राइटिंग तुम्हारी थी, और उस दिन तुम आए नहीं। उसके बाद तुमने मुझे एक मैसेज तक नहीं किया। तुम्हें और क्या सोचता, मैं बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन था। और उस दिन चेंग ने तुमसे जो कुछ भी कहा उसका उसके पास रीज़न था, क्योंकि उसने मुझे देखा था टूटते हुए। अगर उसके वर्ड्स का तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था लंजा। ये बोलकर उसने जब वांग जी की तरफ देखा तो वो शॉक हो गया, क्योंकि वांग जी शायद सो चुका था। सच में वांग जी बहुत थक चुका था। वीइंग ने वांग जी को जेंटली कैरी किया और उसको उस रूम में ले गया जहाँ से वांग जी उठा था, और उसको बेड पर लेटा दिया और उसके इनोसेंट फेस को देखने लगा, जिसके चीक्स पर अभी आंसू थे। भले ही वांग जी की आंखें बंद थी, लेकिन आंखों से बस आंसू बह रहे थे। वीइंग वहीं वांग जी के पास लेट गया और उससे अपनी बाहों में ले लिया। 5 सालों बाद वो वांग जी की वार्मथ को फील कर रहा है। उसने इस बॉय को कितना मिस किया, और अब जब वो उसकी बाहों में है तो वो उसे कहीं नहीं जाने देगा, कहीं भी नहीं। जो कुछ भी लोगों ने किया है उन सबका हिसाब उन्हें मिलेगा। वीइंग ने उस दिन को याद करते हुए कहा, यांगजी, तुमने बहुत कुछ किया है और अब तुम्हें उसकी सज़ा मिलेगी। तुमने मुझसे और मेरे लंजा से हमारा बच्चा छीना है। शायद भगवान एक पल के लिए तुम्हें माफ़ कर दे, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तुम जिन्स को अपने किए की सज़ा मिलेगी। तुम लोग खुद को बहुत ऊंचा समझते हो। तुम खुद को ये समझते हो कि तुम्हें कोई हार्म नहीं कर सकता, तुम तक कोई नहीं पहुंच सकता। बट रेस्ट अश्योर, अब तुम्हारे काल आ रहा है। तुम मुझसे नहीं बच सकते। तुमने मेरे मेगा को बहुत हर्ट किया है, लेकिन अब बारी तुम्हारी है। यही सब सोचते हुए उसने वांग जी की तरफ देखा और उसके फोरहेड पर एक किस किया। उसके बाद वो दोनों ही सो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी। सबसे पहले उठने वाला वीइंग था। वीइंग ने वांग जी की तरफ देखा जो पीसफुली उसकी आर्म्स में सो रहा था, और वांग जी कल से बेटर लग रहा था। वांग जी ने वीइंग के फोरहेड पर किस किया। वीइंग ने वांग जी के फोरहेड पर किस किया और वो जेंटली उठ गया, इस बात का ध्यान रखते हुए कि वांग जी को वो उठा ना दे। उसके बाद उसने नाइट स्टैंड से अपना फ़ोन उठाया और वो बालकनी में चला गया। उसने किसी को कॉल किया और थोड़ी देर तक बातें करने के बाद वो वापस रूम के अंदर आ गया। उसने वांग जी की तरफ देखा जो अभी भी पीसफुली सोया हुआ था। वो बाथरूम में गया और फ्रेशन अप होने के बाद किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चला गया। किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के बाद वो वांग जी के पास गया और उसने उसको उठाना स्टार्ट किया, और थोड़ी देर बाद वांग जी उठ गया। उसने जब वीइंग को देखा तो उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो ये सब सपना देख रहा था, लेकिन नहीं, ये सपना नहीं था। और वीइंग ने जब ये सुना कि वांग जी ये सब सोच रहा है तो उसने भी उससे कहा कि ये कोई सपना नहीं है, और अब वांग जी को ऐसे सपने देखने की ज़रूरत नहीं है जिसमें वीइंग हमेशा उससे दूर चला जाता है। उसके बाद उन दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और फिर वीइंग उसको लेकर उस कॉटेज से निकल चुका था। तो हे एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ बताना कि आपको आज का पार्ट कैसे लगा। थैंक